टू एवरीवन। ये आज का जो हमारा एक छोटा सा इवेंट है, इसे हम फ्राइडे वाटर्स कहते हैं एंड ये वेडनेसडेज फॉर वाटर फाउंडेशन की एक शुरुआत है। इसके पीछे आइडिया ये है कि हर हफ्ते पानी पे कुछ चर्चा हो। अलग अलग लोगों ने जो काम किया है या पानी के बारे में कुछ समझा है वो और लोगों के साथ यही चीजें अपना एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग्स शेयर कर सके। एंड छोटी सी कोशिश है कि ऐसा करने से शायद हम लोग भी पानी के लिए कुछ काम अपनी अपनी लाइफ में कर पाएंगे। तो आज हमने सुपान जोशी जी को बुलाया है। सुपान जोशी एक पत्रकार, संपादक और लेखक हैं। इनका जन्म 1973 में मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ था। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। 1996 में इन्होंने दैनिक अखबारों में भी काम करना शुरू किया और फिर सामयिक पत्रिकाओं में भी। देश और दुनिया देखने समझने के लिए इनको काफी अवसर मिले। उनके काम का खाका समाज, पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि और राजनीति के अनुभव और अध्ययन से बना। खेलकूद और मोटर वाहनों पर लिखते हैं और सफरनामों पे भी। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में इनका लेखन और संपादन किया गया है। 2011 से 2017 तक वे दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में रिसर्च फेलो रहे थे। उसका नतीजा जुलाई 2016 में उनकी पहली पुस्तक जल थल मल के प्रकाशन से सामने आया था। आज हम इसी किताब से यही किताब हमारी बुनियाद है आज की चर्चा की। इनके एक डिटेल्ड YouTube वीडियो है जिसमें किताब की काफी डिटेल में बात हुई है। वो लिंक मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूंगी चैट बॉक्स में। और इनके बारे में कुछ एक आर्टिकल भी। ओवर टू यू अलका। सोपान जी, आपकी अनुमति से मैं थोड़ी सी किताब की बात भी रखना चाहूंगी। आपका कार्य और लेखन अनोखा है क्योंकि आपने अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई की और लिखते हैं हिंदी में, वो भी बिल्कुल सहजता से। ये बिल्कुल अनोखी बात है। आप ऐसे पत्रकार हैं जो खेती और किसान की बात लिखते रहते हैं। इस कार्यक्रम का प्रारूप हमने एक खुली चर्चा के रूप में रखा है। ऐसा सुपान जी का भी आग्रह था, इसलिए ये एक खुली चर्चा रहेगी। इसलिए मैं दर्शकों से भी ये निवेदन करूंगी कि वो अधिकाधिक पार्टिसिपेशन, अधिकाधिक प्रतिभागी हो। आई विल मिक्स सम इंग्लिश वर्ड्स बिकॉज देयर इज अ रिक्वेस्ट देयर। वो ज्यादा पार्टिसिपेटरी, ज्यादा क्वेश्चंस हो तो वो एक खुली चर्चा के रूप में इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो अपने लेखन में विज्ञान को केंद्र में रखते हैं। वो he keeps exploration of science at the center of his writings. Jal Mal Thal is a social and scientific exploration of sanitation, but sanitation as understood by us is very differently portrayed in this particular book. इस पुस्तक द्वारा उन्होंने विश्व के कई उदाहरणों के साथ जल, मल और थल का संबंध बाहर हमें बताया है। सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय व्हेल तक के उन्होंने के संबंधों का चित्रण किया है जो मानव सृष्टि के लिए भी जरूरी है। और उन्होंने मानव जीवन और सृष्टि के संतुलन में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं इस बारे में आगे बात की है। यह पुस्तक हमारी इस सोच को भी चुनौती देती है कि सिर्फ एक्सक्रीटा डिस्पोजल इज नॉट सैनिटेशन, बट इस प्रक्रिया के बहुत सारे there could be many ways of doing it. Many types of things are incorporated in excreta disposal. इस पुस्तक की ज्यादा डिटेल्स गरिमा आपको लिंक में भी दे रही है। इसके साथ ही मैं सोपान जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि वो अपने विचार रखें। चूंकि ये खुली चर्चा है इसलिए आपसे उन्होंने अनुरोध किया है और आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने प्रश्न चैट बॉक्स में डालते रहें जो हम आगे ले जा सके। उनके साथ जो पिछली हमारी चर्चा हुई थी उस समय उन्होंने 3 विषयों पर बात करने की प्रस्तुति की थी। एक पहली बात यह थी कि पिछले कई सालों से पानी की कमी पर काफी बातचीत हो रही है और ये सदी में भी ये पानी की कमी ज्यादा महसूस हो रही है।
हमारा पानी का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। तो हम सोपान जी आपसे जानना चाहेंगे कि जल का धरती से और मनुष्य से कैसा रिश्ता है। दूसरी बात जो आपकी किताब से निकल कर आई है वो जल और मल की काफी बातें और उन दोनों के बीच के संबंधों की है। ये हमें मानव को कैसे प्रभावित करते हैं, इस पर आप कुछ बात करें। और तीसरा प्रश्न जो है वो जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज का जो आजकल शायद सबसे बड़ा डिस्कोर्स है, बात धरती के वायुमंडल और समुद्र के तापमान बढ़ने की होती है। इस बारे में आप कुछ चर्चा करें तो हम आगे इस तरह से बढ़ सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू सोपान जी। आप सभी को नमस्कार। वहां पे आवाज और चित्र ठीक से आ रहे हैं? एक बार कोई बता देगा? जी जी। पहले मैं ही एक सवाल से शुरू करता हूँ। कोई भी चाहे तो इसको बीच में रोक के बता भी सकता है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। सवाल ये है कि हम सभी को पता है कि पानी बनता कैसे है। पानी में 2 अणु हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन का है। H2O हम लोग सभी स्कूल में पढ़ते सुनते हैं। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है। हाइड्रोजन से ज्यादा कुछ पाया नहीं जाता। हमारा ब्रह्मांड 75% हाइड्रोजन से बना है। हाइड्रोजन के बाद नंबर आता है हीलियम का और उसके बाद आता है ऑक्सीजन का। यानी पहला और तीसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है हमारे ब्रह्मांड में। लेकिन अगर ये हमें पता है तो हम पानी बना क्यों नहीं लेते जब पानी की इतनी किल्लत है। विज्ञान इतना बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, हम लोग इतनी सफल प्रजाति हैं दुनिया में, पानी बना क्यों नहीं लेते? मैं चाहूंगा कोई इसका जवाब दे। जी। हम पानी कॉन्स्टेंटली बना रहे हैं और बिगाड़ भी रहे हैं। सो मैं जनरली ये कहती हूँ कि इट इज ऑल वन वाटर एंड इट इज बेसिकली वेस्ट वाटर। तो जो पूरी प्रक्रिया है वो एक्चुअली वेस्ट वाटर को ट्रीट करने की प्रक्रिया है। चाहे वो हम डैम से घर तक लाएं या घर से बाहर निकल के जब वापस वो रिवर में जाता है तो वो भी एक ट्रीटमेंट का प्रक्रिया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरा खेल जो है वो वेस्ट वाटर का खेल है, जिसमें से हमको एक ह्यूमन कंजम्पशन और अदर स्पीशीज कंजम्पशन के लिए एक पर्टिकुलर पैरामीटर्स का जो पानी चाहिए, तो वो पूरा वाटर मैनेजमेंट जो प्रक्रिया है वो उसको ट्रीट करने की ही प्रक्रिया है। ये मेरा स्टैंड पॉइंट है। मैं यहीं पे रुकूंगी। और सुपान जी, चैट बॉक्स में एक मैसेज आ रहा है कि आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। इफ यू कैन increase the volume or do something from your end. Thank you. जी। अलका जी, वो सवाल का जवाब नहीं मिला। अगर H2O है तो हम पानी बना क्यों नहीं लेते? जी कहें आप। मुझे लगता है जितना मेरी समझ है कि H2 और O को लैब में बनाने, प्रयोगशाला में बनाने के लिए जिस तरह के पैराफिनेलिया और जिस तरह के प्रोबेबली प्रयोग तो हो ही रहे हैं, बट कॉमन पर्पस के लिए इस तरह पानी बनाना शायद बहुत ही अनवायबल होगा। जितना प्रयोगशाला में शायद बन सकेगा, पर हमारे जीवन में उसका जीवन तक उसको लाना, ये प्रक्रिया शायद बहुत जटिल और लंबी हो सकती है, क्योंकि वो शायद प्रयोगशाला के लिए जो थोड़ा चाहिए वो हो सकता है, पर उसके आगे शायद ना बन पाए। हाँ नहीं, लेकिन ये वो क्यों, उसका कारण क्या? जब हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन इतना है और हमें पता है कि पानी मतलब H2O। जी जी
पर और ट्राई करना चाहूंगी आपके सवाल का जवाब देने के लिए, जी क्योंकि एक बैलेंस वेरी गुड। क्योंकि एक पृथ्वी का एक बैलेंस है, जैसे हमारे शरीर का बैलेंस है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे शरीर में जो 70% पानी उसको हम 80% बनाए। तो हम शायद बनाना चाहेंगे तो भी जो एक अर्थ का मास है उसका एक प्रोपोर्शन है उसमें से पानी, तो और पानी हम शायद इसमें सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ज्यादा पानी भी, सब पानी के फॉर्म को मिला लूं अगर मैं, ऑल 4 फॉर्म्स ऑफ वाटर, आई वुड से, नॉट 3। आई डोंट नो, शायद हम आपके सवाल को भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहे हैं, या तो देखिए सिंपल आपने केमिस्ट्री में समझाया। पानी मतलब सबके लिए भी बोल दूं, 2 एटम हाइड्रोजन, 1 एटम H2O। ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बहुत है, ऑक्सीजन बहुत है, हम पानी बना के नहीं लेते। आई थिंक मैं और अलका के बाद अब बाकी पार्टिसिपेंट्स भी थोड़ा जवाब देंगे। शायद जवाब है ही नहीं सोपान जी। Maybe the amount of energy needed to make it itself is very high. Because उसका जो specific heat होता है, if you want to convert water into vapor, तो उसका जो number of calories चाहिए होती है to make it into steam, अगर उसका उल्टा करना है तो आपको उसमें डालनी होगी वो, and then you'll have to bring it back. आपका जवाब आधा सही है, उसके पड़ोस में है, लेकिन वो इवेपोरेशन वाली बात नहीं काम करती, क्योंकि इवेपोरेशन भी तो पानी ही है, वो भी H2O है। मतलब भाप में और पानी के दोनों का केमिकल कंपोजिशन तो एक ही है, बर्फ का भी एक ही है। जैसा अभी मानसी जी ने कहा कि चारों रूप, मैं चाहूंगा कोई थोड़ा कुछ जोखिम उठाए, कोई बात नहीं, हम गलती करते ही हैं। हम सब जो जानते हैं वो थोड़ा सा ही होता है, जो नहीं जानते वो बहुत सारा है। प्लीज टेक रिस्क। जिस फॉर्म में अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, वो शायद एक ओवरऑल बैलेंस भी मेंटेन हो रहा है। अगर हम इतना इस तरीके से शायद निकालें तो कहीं कुछ गड़बड़ हो। देखिए, इसका बैलेंस से कोई लेना देना नहीं। अच्छा। कुल पानी कितना पृथ्वी पर है इसका, क्योंकि ये फिर हमको दूसरे एक सवाल पे लेके जाएगा, और ये आज का मेरा मतलब अभी शुरू करने के लिए 2 ही सवाल थे कि पानी आया कहाँ से, क्योंकि जहां से आया वहां से हम और ला सकते हैं, फिर या तो बना लें या जहां से आया वहां से और ले आए। Yeah, I think Jonathan, you want to say something? Please unmute yourself. Yeah, one of the theories is that water entered Earth from space itself in tiny little molecules, and that's why the total amount of water contained on the Earth stays the same. Generally right. You're right on the money about that, Jonathan. But it didn't come in small quantities. The best existing theory that we have, the origin of water, is that it arrived on asteroids that hit the Earth in its earliest stage. So all the water that we have today on this planet has arrived on spacecraft. And since we've been around, there haven't been any other spacecraft coming in with water. Asteroids essentially come with a lot of frozen water. तो और पहले सवाल का जवाब ये है कि देखिए, हम सब असली में सितारों का कचरा है। ये बात गरिमा को हो सकता है अच्छा लगे, वो कचरे वाली है, अभी तो कचरे वाले प्रोजेक्ट में है, लेकिन हम सभी सितारों का कचरा है। हमें जो चीजें बनाती हैं वो सब सितारों के गर्भ में बन के तैयार हुई है, और वहां जिस तरह का तापमान चला जाता है, हमारा ब्रह्मांड मैंने पहले कहा हाइड्रोजन से बना हुआ माना जाता है। सभी कुछ चारों तरफ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है।
जब सितारे बनते हैं हाइड्रोजन के बादलों के जुड़ जाने से, तो उनके भीतर इतनी ऊर्जा तैयार होती है कि फिर वो हाइड्रोजन को गला के दूसरे तत्व बनाने शुरू कर देते हैं और उसी में से सारे तत्व निकले। यानी जो भी हम देखते हैं, और कई ऐसे उसमें तत्व हैं जो एक बार बनते हैं फिर दूसरे सितारे में जाते हैं, फिर वहां से कुछ और बन के निकलते हैं। सोना ऐसे ही बनता है। सोना बार बार सितारों के गर्भ में, भट्टी में बन बन के तैयार होता है। और उस तरह की ऊर्जा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बना सकते हैं। हमारे यहाँ पानी बनाने का जो एक वाकया जो रिकॉर्ड किया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जेपलिन नाम के बहुत बड़े गुब्बारे थे पहले। एक लेड जेपलिन नाम का संगीत का बैंड भी है जिसके चिन्ह में वो बड़ा जेपलिन का गुब्बारा आता था। तो जेपलिन का गुब्बारा न्यूयॉर्क के पास, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन भरा होता है हल्का रखने के लिए, तो वो फट गया था। उसके फटने से विस्फोट हुआ। और क्योंकि हमारे वायुमंडल में नीचे की तरफ ऑक्सीजन काफी है, तो उस विस्फोट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले और पानी नीचे आया थोड़ा सा। यानी उतनी ऊर्जा लगती है पानी बनाने में, और उतनी ऊर्जा अगर हमने अपने आसपास पैदा कर ली तो हम खत्म हो जाएंगे। यानी जो भी पानी पृथ्वी पर है, और ये विज्ञान की जो भी सबसे अच्छी समझ है आज, वही मैं आपको बता रहा हूं। वो अंतरिक्ष से आया है और हर एक बूंद पहले से है। न किसी ने बनाया, न पानी पैदा किया, न उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई। ये सबसे जरूरी सबक है और ये सबसे कम लोग याद करते हैं। क्योंकि जब हम ये ध्यान रखेंगे कि हम इसको बना नहीं सकते, तो हम उसका इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सोचेंगे। कि ये अगर हमने मतलब उसके बिना हमारा काम चलेगा नहीं, लेकिन हम उसको कहीं से और ला नहीं सकते। जो भी है वो यही है। आज ये जो पानी मैं पी रहा हूं, ये हो सकता है लाखों साल पहले किसी जीव के खून में बह रहा हो, या ये आया तो पानी सागर से ही होगा। हमारे पुराने साहित्य में सागर को जल निधि कहा गया है। यानी दुनिया में सारा पानी सागर का ही होता है। आजकल इस तरह की बातें चलती रहती हैं कि अगर बांध नहीं बनाया तो नदी का पानी समुद्र में बह के बर्बाद हो जाएगा। ये करते हुए कोई ये पूछता नहीं कि पानी आया कहां से। विज्ञान से पूछे तो विज्ञान बता देगा। अगर आप अपनी धार्मिक आस्था से देखें तो धार्मिक आस्था से पता लग जाएगा। जिसकी जैसी आस्था है वो उस हिसाब से कहेगा कि भगवान ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, राम ने बनाया। जिसकी जैसी आस्था है, वाहे गुरु जी ने बनाया, उसके हिसाब से देखेगा। और वो जो विज्ञान समझा रहा है उसकी ज्यादा करीब है, क्योंकि विज्ञान भी यही कह रहा है कि वो बाहर से है। यानी हमारे बनाए से नहीं बनाए। और पानी सारा सागर से है। तुलसीदास जी का एक बहुत अच्छा दोहा है, वर्षा जल जल निधि महु जाई, सरिता जल जल निधि महु जाई, ओ ही अचल जिमि जीव हरि पाई। जैसे जीव ईश्वर से निकलता है और वापस ईश्वर में विलीन हो जाता है, वैसे पानी सारा सागर से ही निकलता है और सागर में ही जाता है। नदी का काम है सागर का पानी वापस सागर में पहुंचाना। सरिता जल जल निधि महु जाई। दिक्कत यह है कि राजनीति को ना तो धर्म की आंख से देखना है, ना विज्ञान की आंख से देखना है। राजनीति को सुविधा की आंख से देखना है, क्योंकि राजनीति को, हमारे समय में राजनीति वोट पे निर्भर है, और वोट
आपको तब मिल सकते हैं जब आप लोगों को पानी देने का वादा करें। अगर आप लोगों से कहें कि आप पानी का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें तो उससे वोट नहीं मिलेगा। या आप लोगों से कहें कि आप पानी को गंदा करके नदियों में, तालाबों में उनको दूषित ना करें तो उससे आपको वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि नदी, तालाब, सागर ये सब वोट देने नहीं आते। तो हमें ऐसा लगने लगा है कि हम अपने प्रारब्ध के विधाता हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है। ये दृष्टि ना तो धर्म से आती है और ना विज्ञान से आती है, ये दृष्टि राजनीति से आती है। एक बार हम ये स्वीकार कर लें कि पानी जिसने हमको बनाया उसने पानी बनाया, चाहे विज्ञान से देख लीजिए, चाहे आस्था से, जैसे आपको देखना है देख लीजिए। तो फिर हम उसका इस्तेमाल उस बेदर्दी से नहीं कर सकते जैसे आज करते हैं। ये हम इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि राजनीति ने उसकी व्यवस्था बना दी है। तो ये हमको सोचना पड़ेगा सबसे पहले। दूसरी बात, हम केवल पानी से नहीं बने, बहुत कुछ दूसरी चीजें हैं जो हमको बनाती हैं। और आज इसे समझने की बहुत सी जानकारी विज्ञान के पास है। वो आपको बता सकता है कि हमारे मांसपेशियां, हमारा डीएनए ये नाइट्रोजन से बनता है। नाइट्रोजन कहाँ से आती है? जिस किताब पे हमारी चर्चा है, इस किताब का सबसे बड़ा अध्याय खेती पर है, जिसका शीर्षक है खाद्य सुरक्षा की थल सेना। तो उसमें आपको नाइट्रोजन की कहानी कुछ पता लगेगी, लेकिन मैं मोटा मोटा संक्षिप्त में यहाँ बता देता हूँ। नाइट्रोजन के बिना हमारा डीएनए नहीं होगा, यानी जीवन ही नहीं होगा। जीवन को नाइट्रोजन चाहिए। जीवन जैसा हम जानते हैं, हमारे से बाहर जीवन क्या है वो तो हम जानते नहीं। नाइट्रोजन हमारे ग्रह पर वायुमंडल में पाया जाता है। और आप लोगों को अगर अपनी स्कूल की केमिस्ट्री थोड़ी सी भी याद हो तो उसका केमिकल फॉर्मूला N2 है, यानी 2 एटम नाइट्रोजन के जुड़े रहते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और वो बहुत मजबूत बंधन होता है, टूटता नहीं है आसानी से। उस पर अगर कुछ गलत चीज लगती है, उस पर अगर किसी तरह का दबाव आता है तो वो ऐसे हिल के रह जाता है लेकिन टूटता नहीं। और ये नाइट्रोजन के बारे में बुनियादी जानकारी हमको 19वीं शताब्दी के मध्य में पता लग गई थी। ये पता करने वाले एक जर्मन कृषि वैज्ञानिक थे जिनका नाम यूस्टस फॉन लीबे था, और उन्हें आधुनिक कृषि का जनक कहा जाता है, फादर मॉडर्न एग्रीकल्चर, यूस्टस फॉन लीबे। तो उनका एक लॉ ऑफ मिनिमम था जिसमें ये पता लगता था कि कोई भी जीव, खासकर पेड़ पौधे, वो कितना बढ़ेंगे, कितना पैदावार देंगे, वो इस पे निर्भर करता है कि जो उनको कम से कम पोषक तत्व चाहिए वो कितने मिले। नाइट्रोजन का पता लग गया था, लेकिन और सभी यूरोप के देशों में ये पता लगने के बाद तरह तरह के वैज्ञानिक नाइट्रोजन को हवा से निकाल के उपयोगी बनाने की कोशिश में लग गए थे। ये काम 1909 में फ्रिट्ज हाबर नाम के एक वैज्ञानिक ने करके दिखाया। जब पहली बार उन्होंने एक ऐसी मेज के ऊपर रख के हवा से नाइट्रोजन खींचने वाला यंत्र बनाया, उनके विचार को, उनके प्रोटोटाइप को एक इंजीनियर को सौंपा गया जिनका नाम था कार्ल बॉश। कार्ल बॉश के चाचा को हम चाहे उनका नाम न जाने, लेकिन उनका बनाया हुआ स्पार्क प्लग हम सभी की गाड़ियों में आज भी लगता है। जिस किसी की गाड़ी पेट्रोल या डीजल से चलती है, आजकल बैटरी वाले भी हैं, उस पर नहीं लगता, लेकिन पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों में, सीएनजी की गाड़ी में स्पार्क प्लग लगता है। और उसको बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनका भतीजा कार्ल बॉश था।
कार्ल बॉश ने 1913 तक पहला औद्योगिक कारखाना बनाया जो हवा से नाइट्रोजन खींच के उसको ऐसे रूप में ले आता था जो हम खेती में इस्तेमाल कर सकें। 1913 में ये हुआ। 1914 में जो हुआ वो कोई बता सकता है? 1914 में क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर। जी हाँ, पहला विश्व युद्ध। और नाइट्रोजन का मिलना उसका एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि अचानक नाइट्रोजन केवल हमारी मांसपेशी नहीं बनाता, विस्फोटक तत्वों में बारूद में नाइट्रोजन जरूरी होता। तो बनावटी नाइट्रोजन मिलने के बाद जर्मनी के पास इतना असला था कि उसने बहुत बड़ा युद्ध लड़ दिया जिसमें बहुत विनाश हुआ। नाइट्रोजन को हम बहुत तेजी से, अब हमारे पास ऐसे साधन आ गए हैं जिससे हम बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन निकाल लेते हैं, जो ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह में सब में जुड़ा हुआ है। लेकिन उसका असर ये हो रहा है कि हम जी, इट इज सो इंस्पायरिंग टू लिसन टू। अच्छा, आपका आभार। उसका असर ये होता है कि हम बहुत सारी नाइट्रोजन को बहुत प्रतिक्रियाशील रूप में वापस पर्यावरण में डाल रहे हैं। जब वो मिट्टी में जाता है तो मिट्टी को बंजर करता है, पानी में जाता है तो पानी को दूषित करता है, हवा में जाता है तो नाइट्रोजन की जो रिएक्टिव गैसेस हैं उनका ग्रीन हाउस पोटेंशियल कार्बन की गैसेस से कहीं ज्यादा, तो वो भी हम पे घूम के आ गया। खेती में ऐसा ही एक और तत्व इस्तेमाल होता है, जरूरी तत्व है फॉस्फेट। फॉस्फेट के हम दुनिया में सबसे बड़े आयातक हैं। हमारा देश फॉस्फेट के चक्कर में बहुत, और अभी तो हमारी सरकार की इसमें बहुत दिक्कत आ गई है, क्योंकि हमें फॉस्फेट बेचने वाले लोग बहुत कम हैं। फॉस्फेट की 80% खदानें या तो मोरक्को में है या चीन में। तो फॉस्फेट को कई बार पेट्रोलियम से उसकी तुलना होती है। फॉस्फेट कैसे आता है? फॉस्फेट खनिज है, जैसे नाइट्रोजन गैस के रूप में आती है। जहां कहीं जमीन में फॉस्फेट होता है वहां पेड़ पौधे अच्छे पनपते हैं, बल्कि जानवरों को ये पता होता है कि मिट्टी में फॉस्फेट कहाँ है। वो चरने के लिए फॉस्फेट के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि वहीं पे पौधे मिलते हैं वो चरने वाले। कुछ वैज्ञानिकों ने इसका आकलन करने की कोशिश की है कि फॉस्फेट जमीन पे कैसे चलता है। तो उससे समझ में यह आया है कि लगभग 48 से 50 बार फॉस्फेट जैसे एक पौधे में उग के बाहर आया, फिर एक घास चरने वाले प्राणी ने उसको खा लिया। घास चरने वाले प्राणी को किसी मांसाहारी जानवर ने शिकार करके खा लिया, मांसाहारी प्राणी को शायद किसी और ने खाया। ऐसे करते 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 अंत में वापस मिट्टी में आता है। औसतन ऐसे 50 चक्र होते हैं, जिसके बाद बारिश का पानी फॉस्फेट को धोकर समुद्र में पहुंचा देता है। समुद्र में फॉस्फेट की और भी कमी होती है, तो समुद्र में औसतन फॉस्फेट 800 बार ऐसे घूमता है, जिससे वो एक प्राणी का भोजन से दूसरा प्राणी का भोजन ऐसे एक बार ऐसा 800 बार घूमता है, और उसके बाद वो समुद्र के तल पे बैठ जाता है, जहां से बाहर निकलने के लिए भूचाल की जरूरत है, जो लाखों करोड़ों साल में होता है। इसीलिए हम फॉस्फेट बना नहीं सकते, और इसीलिए हमारे देश को फॉस्फेट के लिए इतना मजबूर होना पड़ता है। वो फॉस्फेट हम फसल में खाते हैं, भोजन में पाते हैं, और हमारे पेशाब से निकल के पानी में जाता है, वहां से नदी में जाता है, नदी से समुद्र में जाता है। जहां अत्यधिक फॉस्फेट होता है वहां भयानक प्रदूषण होता है। रेड टाइड्स वगैरह शायद आपने देखा हो, एल्गल ब्लूम्स जो कहे जाते हैं। अब ये इतने बड़े चक्र हैं जो हमें चला रहे हैं, जिसकी हम एक छोटी सी कड़ी है। फॉस्फेट हम पे निर्भर नहीं है,
आप में से कोई भी ऐसा नहीं है कि ये भाषण खत्म हो और उसके बाद कहें कि फॉस्फेट बचाओ आंदोलन शुरू कर दें। फॉस्फेट को कोई चिंता नहीं है, फॉस्फेट का भविष्य खतरे में नहीं है, जैसे पानी का भविष्य खतरे में नहीं है। सागर ने कभी मुझे एसएमएस भेज के नहीं कहा कि पानी बचाओ, गंगा ने मुझे कभी नहीं कहा कि मुझे बचा दो, यमुना ने नहीं कहा। ये चीजें हमसे बहुत बड़ी हैं, हमसे बहुत पुरानी है। हम यहाँ पे जुम्मा जुम्मा 4 दिन आए हैं, तो 5वें दिन हम अपने आप को खलीफा मानने लगे। हमें लगता है कि हमें सृष्टि ने नहीं बनाया, हमने सृष्टि को बनाया। और फिर इस तरह की बातचीत में क्या होता है, जब आप थोड़ी देर बात करें तो फिर कोई कहता है ये तो नकारात्मक बात हो गई, आप कुछ पॉजिटिव कहिए, सोल्यूशन क्या है ये बताइए। तो मैं उनसे ये कहता हूं कि अगर सोल्यूशन आपके बगल में आके बैठ जाएगा तो आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि सोल्यूशन कोई आपको नोटिस देके नहीं आता, वो टीवी चैनलों को प्रेस रिलीज नहीं भेजता, वो सहज रूप से जीवन से निकलता है। जिन लोगों के पास है हम उनके पास जाएं, विनम्रता से उनसे सीखें कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो हम सब कर सकते हैं। और मैं आपको जो इतनी बड़ी न्यूट्रिशन साइकिल्स की बात बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा सब कुछ ठीक है। ये एक बहुत बड़ी मिथ्या है कि हम ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार कर सकते हैं। सभी समाजों के जो ऊंचे बड़े लोग हुए हैं, जिनको हम गुरु मानते हैं, पैगंबर मानते हैं, ऋषि मानते हैं, उन लोगों ने ये समझाया है कि अपने आप को सृष्टि का मालिक नहीं मानना चाहिए, लेकिन हम मानते हैं क्योंकि हमें किसी कारण से बहुत ताकत बनानी आ गई है। और हम ये भूल जाते हैं कि ताकत का अपना एक स्वभाव होता है, वो बहुत समय नियंत्रण में नहीं रहती, वो हम पे ही भारी पड़ जाती है। और वो इतना आसानी से नहीं होती, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं। फॉस्फेट की साइकिल 800 बार घूमना, मतलब ये लाखों साल में चला जाता है। हम जिस रूप में हैं आज, इस रूप में हमारा सबसे पुराना जीवाश्म 2 से 3 लाख साल पुराना मिला है। तो ये इतनी बड़ी चीज के हम छोटे से हिस्से, लेकिन होता क्या है, हमें अपनी सफलता ज्यादा अच्छी लगती है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो किसी कारण से मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं आसानी से ये मान सकता हूं कि मैं ही ज्ञानी, मैं आप लोगों का उद्धार करने के लिए यहाँ पे आया हूं। अगर मैं ऐसा मानूंगा तो जो भी आधे घंटे 1 घंटे की ये बातचीत है खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप कहेंगे कैसा आदमी, कितना अहंकारी है। ऐसे कोई होता है क्या? तो ज्ञान हमें मुक्त करेगा ये कोई जरूरी नहीं है। ज्ञान का अपना पसारा होता है, ज्ञान की अपनी गुलामी भी होती है। मेरा अनुभव ये रहा है कि बहुत सुंदर अच्छे काम करने के लिए कोई ज्ञानी होना जरूरी नहीं है। मुझे बहुत अच्छे काम, सामाजिक काम, पर्यावरण के काम ऐसे लोगों के देखने को मिले हैं जो बहुत साधारण लोग हैं, कोई बहुत ज्ञानी नहीं है। मैंने आपको जैसे अभी वाटर साइकिल बता दी या नाइट्रोजन साइकिल बता दी, ये नहीं बता पाएंगे वो, लेकिन उनका नाइट्रोजन और उनका फॉस्फेट ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल होता है, मेरा नहीं होता, क्योंकि वो लोग उसी सृष्टि में रमे हुए हैं जहां से जीवन निकला है। और जो लोग ज्ञान के काम में लगे रहते हैं उनको लगता है ज्ञान से ही है। ज्ञान जो है वो सृष्टि को समझने से आया है। जो भी हम जानते हैं वो सृष्टि को देख समझ के ही तो पता चला है। उसी से फिर हमने, आप टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री देख लीजिए, सब कुछ सृष्टि को समझने से पता लगता है। लेकिन सृष्टि को समझने से हम सृष्टि के विधाता नहीं हो जाते। हम भी कुछ बहुत से खिलाड़ी हैं, उनमें हम भी एक हैं, जो हम जीवन का खेल खेल रहे हैं।
और बहुत सुंदर तरीके से इसको ऊंचे लोगों ने लीला कहा है। ये जीवन की लीला है, चलती है। जहां तो मैं आपसे, अगर मुझे आपको बताना हो तो ये 2 बातें आप इसमें से, पानी की बात से निकाल के रख लें। पहली चीज तो हमें सृष्टि ने बनाया है, सृष्टि को हमने नहीं बनाया। और दूसरी ये कि अच्छा काम करने के लिए ज्ञानी होना जरूरी नहीं है। बहुत साधारण लोग बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। मुझे जलतलमल किताब की समझ एक घटना से मिली। इसमें एक किसान से मिलने गया था मैं, ये 2003 अक्टूबर की बात है। और उस किसान से बात करते करते अचानक ये बड़ा सत्य मेरे सामने आके खड़ा हो गया। और पत्रकारों को बड़े सवाल पूछने सिखाए जाते हैं, तो मुझे भी सिखाए गए। लेकिन जब कोई बड़ा सत्य सामने आ जाए तो समझ में नहीं आता कुछ। लोग निरुत्तर होते हैं, निर्प्रश्न भी होते हैं। तो दूसरी बात ये ध्यान रखिए कि अच्छा काम करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज जरूरी है उसमें, अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपनी मिट्टी, अपने पानी, अपने पर्यावरण से आपको सीधा संबंध चाहिए। ये टेढ़ा नहीं हो सकता। यानी आपको अपने इलाके की मिट्टी का स्वभाव पता होना चाहिए, पानी का पता होना चाहिए। इतनी किताब पढ़ने की नहीं, व्यवहारिक ज्ञान जो देख समझ के बरतने से आता है, जीवन से आता है। तो ये 2 बात के साथ मैं जो पहला हिस्सा था वो निपटाऊंगा। दूसरा हिस्सा निपट गया। ये तो पानी का मूल और न्यूट्रिएंट साइकिल दोनों कवर हो गए। और आखिरी बात है क्लाइमेट चेंज की। क्या आप में से कोई क्लाइमेट चेंज समझा पाएगा मुझे अभी, ऐसे ही जोखिम उठा के कि क्लाइमेट चेंज क्या है? बताना चाहेगा? चैट में चलेगा, आप लोग बात कर, अपनी ऑडियो पे बात कह सकते हैं, जैसा लगे। कोई भी नहीं बताना चाहेगा, कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता थोड़ा सा? जोखिम से जी अलका जी बताइए। long term changes in temperature, I mean in very brief. हाँ, लेकिन वो उसका प्रभाव है। जी, That's the effect. It's That's not correct. the process. yes, yes, that's correct. कोई क्लाइमेट और और भी मौसम कोई का अंतर रिस्क लेना बताना चाहेगा? और भी कोई रिस्क लेना चाहेगा? रिस्पोंडेंट्स अरे सारे हाँ, ये तो पार्टिसिपेंट खेल है, बिल्कुल इसको हाँ, खेल मान के प्लीज करें तो एंगेज थोड़ा अच्छा होइए। जाएगा। कॉन्वर्सेशन में सोपान जी काफी बार आपको उत्साहित कर रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप प्लीज एंगेज होइए। और ये किसी की परीक्षा नहीं है, हम सब साथ में मिलकर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। दैट्स द होल आइडिया फ्राइडे वाटर्स का, कि वी वांट टू एंजॉय। इट्स नॉट अ क्लास, साइंस क्लास नहीं है ये, इट इज फॉर फन। So please engage in any language which is suitable to you. Maybe मेरे it's a ख्याल loss से of some equilibrium, जो एक बैलेंस है वो अगर कहीं डिसरप्ट हो जाए किसी भी तरह से, सो उसका फिर इफेक्ट दूसरे पैरामीटर्स में हो सकता है, in terms of either जो gases हैं जो atmosphere में है, temperature है, whatever it is, but there's some equilibrium which is lost, some balance which is disrupted in an unnatural manner. It can be over a long period, it can be natural also. जैसे climate change तो होते आ रहा है, this is not the first time we are talking about, but ये थोड़ा सा, it is a little abrupt, it is a little, you can say unnatural, current. जी
केदार जी बहुत अच्छा कहा आपने। कोई और कहना चाहेगा? हाँ जी, मैं बोलूंगी। जी कहिए। अनीता नाम है मेरा और मैं देहरादून में रहती हूँ। देहरादून का एग्जाम्पल कोट करती हूँ कि पिछले 50 साल पहले देहरादून में जून के महीने पतली स्वेटर पहनी जाती थी और तो टेम्परेचर मुझे लगता है 15-20 डिग्री रहता होगा। और आज आज हम लोगों का जो है एसी चलाना पड़ता है और टेम्परेचर जो है 41 डिग्री तक चला गया है। तो क्या इसको हम क्लाइमेट चेंज बोल सकते हैं? इसे आप क्लाइमेट चेंज का प्रभाव कह सकते हैं। क्लाइमेट चेंज ये नहीं। आपने एक दूसरा सवाल किया था मौसम और वेदर एंड क्लाइमेट में फर्क, जी तो अलका और देखिए, विशाल हम जी लोग दोनों ने एक बड़ा आसान तरीका आपको बताता हूँ। जो हमें दिखता है, जो हम महसूस कर सकते हैं, वो मौसम होता है। जो हम अपने इंद्रिय ज्ञान से जान सकते हैं। तापमान बढ़ा हमको पता लग जाता है, बारिश गिरी दिखता है, ये मौसम है। जैसे आपको शरीर में अगर अभी कोई गर्म पानी लग जाए तो पता लग जाएगा। आपको अगर कहीं बर्फ लग जाए तो पता लग जाएगा। पानी गिरे तो महसूस कर लेंगे, लेकिन आप लोग ये नहीं बता पाएंगे कि आपके शरीर का एग्जैक्ट औसत तापमान क्या है। ये कोई नहीं बता सकता, वो थर्मामीटर देख के पता लगता है। जलवायु हमारे इंद्रिय ज्ञान से परे है। उसको आप चाहें तो मूर्ति पूजा और निराकार ब्रह्म के नाते देख सकते हैं। मौसम यानी मूर्ति है जो हमको दिखती है, जलवायु निराकार ब्रह्म है, वो दिखता नहीं है, वो चमड़ी पे महसूस नहीं होता। और तापमान में जो मौसम में बदलाव आता है वो जलवायु से जुड़ा हुआ है। तो अगर जलवायु परिवर्तन केवल मौसम की बात होती तो ठीक कर लेते, फिर क्या जा रहा था। अगर आपके हाथ में गर्म पानी लगा हुआ है तो आप पानी से हाथ हटा लीजिए, ठीक हो जाएगा। जलवायु बदलना बहुत उसका आकार प्रकार बहुत बड़ा है, और क्लाइमेट साइंस से ज्यादा कठिन विज्ञान की शायद ही कोई विधा होगी। पार्टिकल फिजिक्स को इतनी दिक्कत नहीं आती जितनी क्लाइमेट साइंस में आती है, क्योंकि विज्ञान का तरीका ये है कि हम जो जानते हैं उसके फुटों के आधार पे हम वो मालूम करते हैं जो हम नहीं जानते। मेरे पास यहाँ पे ये एक कलम है, अब मुझे नहीं पता कि ये कितनी बड़ी है, तो मैं उसको एक ऐसी चीज के बगल में रखूंगा जो मैं जानता हूँ, और ये देख के लगा के मुझे पता लग रहा है कि ये 14.5 सेंटीमीटर है। ये विज्ञान है। We use constants to determine variables. In climate science, everything is a variable, which is why it is among the most difficult of sciences. अब क्यों होता है, इसके कारण पूछे तो आमतौर पर मैं पाता हूं लोग बैलेंस की बात करते हैं। बैलेंस से इसका लेना देना कोई नहीं, बल्कि इसका ऊपर नीचे जाना भी एक बहुत बड़े बैलेंस का हिस्सा है। हमारे ग्रह पे लगभग सारी जो ऊर्जा है, गर्मी है, वो सूरज से आती है। सूरज हमारा राजा है। सौर मंडल में है हम। सौर मंडल मतलब सूर्य का मंडल। सूरज एक दिन में इतनी गर्मी दे देता है जितनी पूरी दुनिया में बिजली में साल भर इस्तेमाल नहीं होती। और वो गर्मी अगर सारी पृथ्वी पर रह जाए तो सब कुछ जल जाएगा, लेकिन वो जलता नहीं।
उसका कारण यह है कि वो गर्मी जिस तरह से आती है और निकाली जाती है उसमें अंतर है। वो आती है लाइट के रूप में, प्रकाश के रूप में, और उसका बहुत इसका जटिल विज्ञान है, लेकिन मैं उसको आपको बिल्कुल सीधा साधा करके बताऊं तो पृथ्वी के तापमान का जो थर्मोस्टेट सेट होता है वो वायुमंडल से होता है, जमीन से और पानी से नहीं होता। और ये गर्मी जब लौटती है, जैसे मान लीजिए आप लोग सूरज हैं और मैं पृथ्वी हूं, आपकी ओर से प्रकाश आ रहा है, मेरा ये हिस्सा गर्म हो गया, लेकिन फिर मैं घूमूंगा, 6 घंटे बाद मैं यहां होऊंगा, 12 घंटे बाद मैं यहां होऊंगा, तो जो हिस्सा घूमता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन से इस गर्मी को अंतरिक्ष में डाल देता है। ये पृथ्वी का हीट बजट है, ऐसे गर्मी का निपटारा होता है। अच्छा, अगर सारी गर्मी निकल गई तो भी हम जी नहीं सकते, क्योंकि अगर उस गर्मी का एक हिस्सा ना रुका, जितनी आ रही है उतनी निकाल दी जाए, तो पृथ्वी का औसत तापमान 0 से 18 डिग्री नीचे चला जाएगा। आज पृथ्वी का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस है, यानी 32 डिग्री का फर्क आ जाएगा। तो हमें उस गर्मी को रोक के रखना है किसी तरह से, लेकिन उसको रोकना कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये प्रकाश और इंफ्रारेड रेडिएशन का खेल है। इंफ्रारेड रेडिएशन जब निकलता है, पहले बात हुई थी हमारे, कोई बताना चाहेगा हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसेस हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन शायद कुछ 70% से ऊपर, ऑक्सीजन सम 21%, ये दो याद है मुझे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नाइट्रोजन तो मैंने कह दिया था N2 है। ऑक्सीजन का रूप क्या है वायुमंडल में? गैस, O2। O2। देखिए 78% नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में, और पहले बात हुई थी उसके N2 उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो ट्रिपल बॉन्ड्स हैं जिसमें बहुत कस के दोनों एटम एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। तो उनपे जब इंफ्रारेड रेडिएशन जो निकल रहा होता है, जो सूरज की गर्मी को निकाल के अंतरिक्ष में भेजता है, वो जब नाइट्रोजन से लगता है, नाइट्रोजन को कुछ नहीं होता, वो थोड़ी कसमसाहट होती है, लेकिन दोनों अणु स्थिर रहते हैं। ऑक्सीजन भी O2 है, उसका उतना कड़ा बॉन्ड नहीं है जैसा नाइट्रोजन का है, लेकिन वो भी अगर कुछ होता है तो वो इतना सा मूवमेंट आता है। ये हो गया 99%। अब बचा 1%। उस 1% में 0.96% आर्गॉन नाम की गैस है, जो मोनोएटॉमिक है और नोबल गैस है। नोबल गैस वो होती है जो किसी से प्रतिक्रिया नहीं करती, उसमें कुछ भी डाल दो आप, वो हिलेगी नहीं। तो हमारे वायुमंडल में 99.96% गैसेस 3 ऐसी हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन से रिएक्ट नहीं करती, तो वो कभी गर्मी रोकती नहीं है सूरज की। तो फिर रोकेगा कौन? हमारे ग्रह को जमने से बचाएगा कौन? ये काम कार्बन डाइऑक्साइड करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लॉन्ग चेन, उसमें 1 कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन, CO2, और ये 0.04% है। इतनी सी कार्बन डाइऑक्साइड इतनी गर्मी रोक लेती है कि हमारे ग्रह का तापमान ठीक से बना रहे। और वो इसलिए रोकती है कि ये लंबी जो कड़ी होती है, उस पर जब इंफ्रारेड रेडिएशन लगता है, कार्बन, हम सब कार्बन से बने हुए हैं, इसलिए बने हैं, आपको जिसमें से किसी को स्कूल की केमिस्ट्री याद हो, कार्बन रिएक्ट भी करता है लेकिन स्टेबल भी रहता है, तो वो लॉन्ग चेन बनाता जाता है। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी एक अलग विधा है।
तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हवा में कांपते हैं जब उनपे, नाचते हैं जब उनपे इंफ्रारेड रेडिएशन लगता है, और वो नाचने से गर्मी का एक हिस्सा लौट के आएगा। पृथ्वी के इतिहास में 15% समय कार्बन हवा में इतना कम रहा है कि हिम युग रहे हैं, आइस एजेस रहे हैं, और 85% ग्रीन हाउस कंडीशंस रही हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा था कि कहीं ग्लेशियर जमे हुए नहीं थे। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर गर्म हो रहा है तो होता रहे। लेकिन अंतर ये आ जाता है कि हम लोग जिस समय बन के तैयार हुए हैं, मैमल्स की सफलता ज्यादा पुरानी नहीं है, मैमल्स हैं तो बहुत पुरानी, लेकिन बड़ी संख्या में जो मैमल्स का दुनिया भर में फैलना हुआ है वो आइस एजेस में हुआ है, क्योंकि ठंड में हम अपने शरीर का तापमान बना के रख सकते हैं। अगर ठंड ना होती तो बड़े रेप्टाइल्स हमसे कहीं बेहतर थे। रेप्टाइल्स का शरीर हमसे ज्यादा एफिशिएंट होता है। हम जितना भोजन खाते हैं, हमारे आकार का अगर कोई रेप्टाइल होगा तो वो उससे 10वां हिस्से में अपना काम करेगा। तो हम मान लीजिए आप बहुत बदनीयत व्यक्ति हैं, आप पृथ्वी पे मुश्किल लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो लोग ठीक से रह रहे हैं, मनुष्य अगर सुखी रह रहे हैं तो उनका सुख चौपट किया, तो आप क्या करेंगे? आप या तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड हटा देंगे या बढ़ा देंगे। एक स्थिति में पूरा ग्रह जम जाएगा, दूसरी स्थिति में सारी बर्फ गल जाएगी और समुद्र तल उठ जाएगा। ऐसा एक प्राणी है जो हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, और उसने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाल दिया है हवा में कार्बन डालने का। 2 चीजें जलाने से उसका काम हो जाता है, कोयला, पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? ये पुराने जंगल हैं जो जमीन के नीचे दब गए थे, और धीरे धीरे गल के फिर वो कोयला या पेट्रोलियम बन गए। तो हमने उसको खोद के बाहर निकालने का तरीका निकाल दिया, और फिर उसको जलाने का तरीका निकाल दिया। तो यहां क्या पता लगा? हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हम खुद हैं। और इसे रोकने के लिए 30 साल पहले एक बहुत बड़ी संधि हुई थी, जून के महीने में, जिसे फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। दुनिया की सभी सरकारों के सबसे विद्वान लोग वहां गए थे। हर साल उस पर बातचीत होती है, कैसे कम करना है, क्या करना है। सभी देश अपने सबसे प्रचंड ज्ञानी लोग वहां भेजते हैं, और बैठक में पहुंच के सभी ये जो ज्ञान विज्ञान जानने वाले विशेषज्ञ हैं, वो ये दलील देते हैं कि धरती हम सबकी मिलीजुली संपदा है, हमें वसुंधरा को बचाना है। इसको बचाने के लिए हमको पेट्रोल और कोयला बंद करना पड़ेगा, लेकिन ये रोकने का काम पहले आप कीजिए, क्योंकि हमें विकास करना है। ये करते करते 30 साल निकल गए, और जो वैज्ञानिकों का अंतरराष्ट्रीय दल बना है, उसका कहना है कि हमारे पास कुल मिला के कुछ 8-10 साल बचे। इस दौरान अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रोका नहीं, तो फिर रोकने का कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में उसका जीवन 200 साल से ज्यादा के आसपास होता है। अगर हम उसके बाद 2030 के बाद कोयला पेट्रोलियम बनाना एकदम बंद कर देंगे, तो भी कुछ होना नहीं, क्योंकि फिर भी बढ़ता जाएगा तापमान, क्योंकि उतनी कार्बन तो हम बहुत पहले डाल चुके हैं। तो राजनीतिक सौदेबाजी दुनिया में जो होती है, उसका सबसे बड़ा रूप क्लाइमेट चेंज है, और उसमें सबसे बड़ा शत्रु हमारा विकास है।
क्योंकि कोयले और पेट्रोलियम के बिना विकास करना किसी को आया नहीं आज तक। तो हमें अगर अपने आप को बचाना है तो हमें अपने आप को अपने आप से बचाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से यहाँ मुझे अपनी बात रोकनी चाहिए। लगभग घंटा भर हो गया, हम लोग 5:10 पे शुरू किया था हमने। रोका जाए? गरिमा जी, अलका जी, क्या कहना है आप लोगों का? हमारे बस में तो शायद तो हम बिल्कुल नहीं रोके आपको। आपका बात करने का तरीका काफी मतलब और कहीं ध्यान जाता नहीं है, कहानी में मन लगा रहता है। पर अभी मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगी, अगर किसी के पास कोई सवाल हो, कुछ कमेंट्स हो, कुछ वो कहना चाहे तो वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा समय दे देते हैं। मैं जब तक सवाल पूछ लूं, क्योंकि वार्निंग आप में ऑडियंस टाइम लगाते हैं। थैंक यू सोपान जी। हम लोग सब तो ऐसे जैसे आप स्टोरी टेलिंग कर रहे थे, हम सब एक्चुअली आपके साथ बह रहे थे, ऐसा लग रहा था, और काफी सारी नई बातें। मेरा ये सवाल आपसे है कि ये एक सिंपल तरीके से आप इस बात को समझा रहे हैं, और है तो रॉकेट साइंस, समझ के बाहर है काफी सारी चीजें, और हमेशा, और आपने बहुत अच्छी बात कही, जो अनआंसर्ड है वही क्वेश्चंस है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हम ऐसे क्या तरीके निकाल सकते हैं जिससे कि हम लोगों को ये बात समझाना में और थोड़ा हम लोग एफिशिएंट हो एज एजुकेटर्स एंड टीचर्स, ताकि हम फ्यूचर जनरेशन को तो तैयार करें कि अगर वो सब चीजें बदल नहीं सकते तो अपने आप को प्रिपेयर तो करें आपदा के लिए, क्योंकि विनाश तो हम लोग वी आर पेविंग आवर वे टुवर्ड्स विनाश, विकास नहीं। तो मैं आपसे ये आर्ट जो ऑफ एक्सप्लेनिंग, ये हमको किस तरह से ये इतनी बड़ी बात को हम सिंपली रखें, हम सब तो आप जैसे नहीं समझा सकते, तो मैं तो आपको कंग्रेचुलेट भी करूंगी और कुछ आपसे टिप्स चाहूंगी कि कैसे समझाएं ये बात, विकास को ही हम कैसे समझाएं सबको। देखिए, मैं समझाने का काम नहीं करता हूँ, मैं समझने का काम करता हूँ। वो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ इस बारे में। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मैंने लगभग 25 साल से ज्यादा मेहनत करके समझा है, और इसलिए नहीं समझा कि मुझे केवल दूसरों को समझाना है। ये हमारी एक हमारा प्रचंड रोग है। मैं आम तौर पे, हर किसी का अपना अपना काम होता है, मेरा काम कुछ ऐसा है कि मुझे बहुत कठिन बातें समझानी होती है। तो मैं अमूमन ऐसा होता है कि मैं किसी को कुछ भेजता हूँ, वो पढ़ के बहुत भाव विभोर हो जाते हैं, वो कहते हैं हम ये इतने सारे लोगों को भेजना चाहते हैं। तो मैं उनको रोक के कहता हूँ, एक दूसरे व्यक्ति को नहीं भेजना है, पहले आप समझिए। हम दूसरों को समझाने की हड़बड़ी में खुद अपने आप पे काम नहीं करते, और हम ये भूल जाते हैं the only product that is actually in our control is ourselves, and we don't work on that. We're in a tearing hurry to fix everything else. Absolutely. Reminds me of Gandhi ji, to change the world you have to change yourself. ये देखिए, ये बात हर परंपरा के ऊंचे संतों ने कही है। गांधी जी ने तो कही है, गांधी जी ने भी उन्हीं लोगों से पाई है जी। हाँ, मुझे अगर एवोल्यूशन समझाना हो तो मुझे बाबा नानक से ज्यादा मदद नहीं मिलती। विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है लूका, लास्ट अननोन कॉमन एंसेस्टर, जो आप जीन्स में ट्रेस कर सकते हैं। नानक ने क्या कहा है? एक नूर ते सब जग उपजा, को भले को मंदे। नानक ने जेनेटिक्स नहीं पढ़ी थी। नानक कितने पढ़े लिखे थे यही किसी को नहीं पता। मैंने ऐसे बहुत ऊंचे लोग देखे हैं जो अनपढ़ होते हैं, बल्कि बहुत अच्छे राजा प्रशासक आप ढूंढेंगे तो अनपढ़ ही होते हैं।
उनको अपने ज्ञान का घमंड नहीं होता और उनको सहज रूप से लोगों से जुड़ना आता है। हमारी बातचीत देखिए, हमारी पढ़ाई लिखाई इसलिए होती है कि हम दूसरों को हरा के पास हो जाए। तो हमें लिखना बोलना ऐसे सिखाया जाता है कि दूसरों को नीचा दिखा के खुद ऊंचे हो जाए। और भाषणबाजी में भी ये बहुत चलता है। मैं यही बातें आपको इस तरह के भाषण से भी कह सकता हूं जिसमें मैं बहुत रेटरिक लगा सकता हूं जो आपको अभी प्रभावित कर जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरों को प्रभावित करने की हड़बड़ी में रहे तो हम ये मौका गवा देते हैं कि जैसे धीरे धीरे हमने समझा वैसे धीरे धीरे कोई और भी समझे। हमें अपनी बातचीत में वो गहराई लानी पड़ेगी। हम इतने रद्दी लोग नहीं हैं, केवल हमारी ही परंपराओं में बहुत ऊंचे लोग भी हैं। थोड़ा हम उनका सहारा तो लें। जो इंजीनियर पूरी सृष्टि को इंजीनियर करके अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं और जो कहते हैं कि नदी का पानी समुद्र में बह के बर्बाद हो रहा है, उनको तुलसीदास जी पढ़ने के लिए कहें। सरिता जल जलनिधि महु जाई, वो ही अचल जीवी जीवारी पाई। ये पाप है इस तरह से बोलना। कोई आपने नदी को क्या खरीदा है? कोई एग्रीमेंट साइन किया है? मिल गई आपको, आपने उसके हिसाब से अपने नियम बना लिए। वो नियम आपके हैं, वो सृष्टि के नियम नहीं है। और ये बात विज्ञान भी समझा रहा है और हर सामाजिक परंपरा में जो गहरा अध्यात्म है वो ये समझाता है। लेकिन हम दोनों नहीं सुनना चाहते। हम पे विकास और राजनीति का बहुत तगड़ा नशा चढ़ा हुआ है और उसके ऊपर से फिर शिक्षा। तो हम सबसे पहले ये ध्यान रखें कि हम जब बात करते हैं तो हमारे अपने लोग हैं, हम उन्हें अपने ज्ञान से आतंकित ना करें। मैं जो आपको बता रहा हूं वो कई सालों के अध्ययन से धीरे धीरे मुझे समझ में आया है। कई गलतियां हुई हैं समझने में, फिर धीरे धीरे उनको ठीक किया जाता है। अब मैं कह दूं कि आप लोग कैसे इसकी बात कर सकते हैं? आपने ये भी नहीं पढ़ा, आपने वो भी नहीं पढ़ा, आपने ये किताब नहीं पढ़ी, आपने वो किताब नहीं पढ़ी। ऐसी ज्ञान की बात बहुत होती है और ये आतंक होता है एक तरह का। हमारे समय का सबसे बड़ा अंधविश्वास राजनीति है और सबसे बड़ा आतंक ज्ञान का आतंक है। और हम इन दोनों के बिना सुखी रह सकते। किसी को गलत लगा हो तो आप बिल्कुल निसंकोच कहें। आई थिंक सबको आपने काफी गहरी सोच में डाल दिया है, इसीलिए अच्छा, शायद डरा सवाल दिया क्या? सब लोग आतंकित हैं? मुझे लग रहा है लोग आतंकित हो गए। विशाल जी, आप अनम्यूट करके आप कह भी सकते हैं अगर आप चाहें। Yeah, no, so I just wanted to thank Sopanji. I mean, what I learned was that there is an art of converting science into a convincing and passionate story and communicating it effectively. And I think that's something that one would learn from Sopanji. And I think it was also a good revision of a lot of my school basics. And I think that I should have been more attentive in school to have answered some of the questions that he was asking. So thank you very much. I was probably a much worse student than you were. All right. And I learned storytelling from my illiterate grandmother. Yeah, so yeah, I think it's about storytelling. How do you present facts and complicated science in a way that people can identify with and associate with? Yeah, there's plenty of very good material from brain sciences, from neurosciences. Yeah, that is now showing that our brain evolved only. I mean, its main function is pattern recognition, which is why we are slaves to stories. Whatever we learn is through stories. And which is why good storytellers have a way of impressing us and getting us to do what we don't want to do.
Yeah, absolutely. I mean, And I think we need politics lies on that. more good storytellers, exactly, to make an impact. But the same thing, I mean, if your ambition is not just capturing power and getting people to do what you want, to coerce them, if that is not your intention, you have no other way but to tell stories. True. What did Nanak do? He told a story. And told such beautiful stories that we remember them 400 years later. Yeah. Right? 300 years, 400 years later. And if these are our ancestors, then we ought to do a little better. But thank you for your kind words. Sure. अमरदीप जी ने लिखा, हाँ बिल्कुल, पानी पिता माता धरती, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अभी और कोई सवाल नहीं पूछना चाहते हैं तो हम आज का ये कार्यक्रम आज अभी फिलहाल खत्म कर सकते हैं। अलका जी, ओवर टू यू। एंड सुपान जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन रहा है एंड आशा है कि आपको दोबारा सुनने के मौके मिलते रहेंगे। ये बहुत अजीब होता है, देखिए ये स्क्रीन में देखते रहना और बड़बड़ाते रहना, ये पागलों का लक्षण कहा जाता है। तो फिर कभी हम आपसे मिलके सुन लेंगे, ऐसा कर सकते हैं। स्वागत है। सोपान जी, मैं इंदौर से बोल रहा हूँ, नागेश व्यास। अरे वाह, नमस्ते, मैंने अभी देखा नाम आपका। कैसे हैं आप? कजन बात झूठी, कजन बात सच्ची। बिल्कुल, फौज में नकारा, कहानी में हुक्कारा। ये जो चीज है जो आपने इस तरह से बात कही है, ये आदमी की गलती है कि पृथ्वी की गलती है? कौन किसको सहन कर रहा है ये देखना पड़ेगा अब। बिल्कुल। और तो मतलब इसमें तो अगर हम इसको प्रतियोगिता बना लेंगे तो जीत तो पृथ्वी की होगी। हाँ, अब इसको जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए ये, इसलिए मैंने कहा कजन बात झूठी, कजन बात सच्ची। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। कितना एकदम पोलाइटली आपने सारी चीज को, एक साइंटिफिक तरीके को, बात को भी अपनी बात से डिस्क्राइब किया है, इसलिए मुझे वो बात कहना पड़ेगी, कजन बात झूठी, कजन बात सच्ची। बहुत अच्छा लगा। मतलब आपको कुछ अगर गलत लगा हो तो आप कह सकते हैं, बिल्कुल खुले मन से। नहीं, गलत बिल्कुल भी लगा है, और गलत का कोई परिभाषा नहीं होती है, और गलत ढूंढना नहीं, अच्छी चीज ढूंढना अपना काम है। और जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। और हमारा बहुत सारा काम पेंडिंग है, वो हमको करना है, इसलिए बहुत शुभकामनाएं सब चीज के लिए, और बहुत धन्यवाद आपको, कितना अच्छा सेशन आपने लिया। आपका आभार। सुपान जी, एक क्वेश्चन मेरे पास चैट बॉक्स में आया है श्रेय का। वो कह रहे हैं उनका इंटरनेट वीक है, इसलिए उन्होंने मैसेज भेजा है कि वो ज्ञान का आतंक, उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं कि ये जब हम ज्ञान से दूसरों को डराते हैं वही आतंक है, या फिर जब हम ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं, क्या ज्ञान लेने की जो ये चाह है, क्या ये भी इसीलिए है कि हम अपने आप को किसी से ऊपर बताना चाहते हैं, किसी तरीके का सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? मूल में ऐसा नहीं है, उसका संबंध जिज्ञासा से है, क्यूरियोसिटी। लेकिन क्यूरियोसिटी अपने आप में एकदम बढ़िया ही चीज हो ऐसा नहीं है। क्यूरियोसिटी जब आप दूसरों के जीवन में दखल देना शुरू कर दें तो वही क्यूरियोसिटी दूसरों को खराब भी लगती है। मैं आपसे पूछूं कि आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, या कुछ जीवन की हर ऐसी बातें होती हैं जो सार्वजनिक रूप से नहीं की जाती, अगर वो मैं पकड़ लूं तो फिर अटपटा लगेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि ज्ञान का आतंक ही हो, लेकिन ये उसका एक पहलू है कि ज्ञान की अपनी एक सत्ता होती है, और जिसके पास वो सत्ता हो वो उन लोगों को नीचा दिखाते के लिए थोड़ा अधीर हो जाता है कि मैं इनको बता बतू के ठीक करूं।
इसीलिए ठीक अपने आप को करना पहले जरूरी है। और बहुत से लोग समझाने में दिक्कत इसलिए भी आती है कि लोग बहुत सी चीज इसलिए समझते हैं कि उसकी कोई एक उपयोगिता है। मैंने कोई किताब पढ़ी है क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। अगर केवल कोई परीक्षा देने के लिए मैंने किताब पढ़ी है तो परीक्षा के बाहर वो मेरे काम नहीं आएगी, जो हमारी शिक्षा के साथ होता ही है। 12 साल स्कूल, 3 साल ग्रेजुएशन, फिर 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर जो भी जिस किसी के खाते में आता है, कोई पीएचडी करता है, कोई नहीं करता, कोई ये पढ़ ले, कोई वो पढ़ ले, लेकिन हम पढ़ाई लिखाई रोजगार के लिए करते हैं। और हम लोग बहुत असुरक्षित लोग हैं, तो बहुत कम उम्र से भरी जाती है असुरक्षा कि क्या बनोगे बड़े होके। मुझ में भी जो असुरक्षाएं सब में होती हैं, लेकिन मैं इनमें से कई असुरक्षाओं से बच गया, क्योंकि हमारे पिताजी ऐसा करते थे कि अगर कोई पूछता था कि बड़े होके क्या बनोगे, तो वो उसको टाल देते थे, कहते थे बड़ा होके घास छीलेगा। घास छीलना कोई खराब काम नहीं है। हमें एक गणित बहुत अच्छी शिक्षिका थी हमारे स्कूल में, गणित बहुत अच्छा पढ़ाती थी। उन्हीं की वजह से मैं जैसे तैसे 10वीं में गणित में पास हुआ, लेकिन वो बोलने में बहुत तल्ख थी। तो उनको जब लोगों को डांटना होता था तब वो कहती थी कि पढ़ लिख लो वरना टिक्कियां बेचोगे कौड़ियापुर पे। तो जब ऐसा कहती थी, रिलेट करती हूँ इससे। जब वो ये कहती थी तो मेरे मन में ये डर नहीं होता था कि मैं फेल हो जाऊंगा गणित में। मेरे मन में पहली बात ये आती थी कि अगर कोई क्लास में होगा जिसके माता पिता टिक्की बेचते होंगे तो उसको कैसा लगेगा। ये किसने तय कर दिया कि टिक्की बेचना खराब काम है? या तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो टिक्की ना खाता हो वो कहे। अगर आप खाते हैं तो कोई बनाता होगा तभी खाते हैं। लेकिन ये मान लिया गया है कि ये सारे काम निकृष्ट हैं, और अगर ये कुछ 2-4 हर समय 2-4 ऐसे काम चलते हैं जिनको आदर्श मान लिया जाता है, उसके अलावा सब बेकार है। सुपान जी, मैं एक लाइन यहाँ ऐड करूंगी, एक लाइन ऐड करना चाहती हूँ। बचपन में हमको लिटरली आपने जैसा बोला वैसा बोला जाता था, और उस चीज को मैं बहुत डीपली रियलाइज करती हूँ, रिग्रेट भी करती हूँ। जो फैमिलीज में कहा जाता था खूब पढ़ो लिखो, नहीं तो अपनी दादी और नानी के जैसे खेती करना पड़ेगा। मेरी दादी और नानी किसान थी। आज अगर जीवन में मुझे कोई रिग्रेट है तो वो ये है कि मुझे खेती नहीं आती, और मैंने सब कुछ पा लिया, बाकी जो नहीं सीखा वो खेती नहीं सीखा। आप सोचिए कितना गहरा आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया गलत होता है। हाँ, घर से ही ट्रेनिंग गलत शुरू होती है। यही तो ज्ञान का आतंक है। एब्सोल्युटली। मतलब हम इतने रद्दी लोगों की संतानी है क्या? हमारी मौसियां, बुआएं, दादियां, नानियां, दादा, काका, फूफा, मासा, जितने भी हुए वो सब क्या इतने बेकार थे? और उन्हीं का बोरा भर के गेहूं चावल घर में आ रहा है। बिल्कुल। सबसे बड़ी आयरॉनिक ये थी। जी जी। एनीवे, गरिमा। Sorry, Alka will take over now. बोलने के लिए तो कुछ ज्यादा शब्द नहीं है। सोपान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद जो एक बात मैंने आज आपसे सीखी वो अच्छा प्रश्न कैसे पूछना, वो बहुत बड़ा, शायद अच्छा प्रश्न पूछना अब तक आया ही नहीं, वो ही सीखने की जरूरत है। अच्छे प्रश्न हो तो फिर धीरे धीरे उसके उत्तर शायद मिलते जाए, पर प्रश्न ही हमारे कई बार, एटलीस्ट मेरे तो गलत होते हैं। तो आई थिंक दैट्स अ बिग टेक अवे फॉर मी। आपसे और एक प्रश्न था, इस किताब की नेक्स्ट आवृत्ति कब आ रही है? मैं लोगों को दे देकर थक गई हूँ, मैं नहीं देना चाहती, वापस नहीं आती कई बार, तो उसकी आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। नहीं मिल रही है अभी, तो नहीं मिल रही है, कैसे हो सकता है? आउट ऑफ पब्लिकेशन है शायद। नहीं, मैंने रिसेंटली ऑर्डर करी है, अमेज़न से ही करी। ओके, आई हैव इट सिंस मेनी इयर्स, बट so many people have been asking. देखिए,
आप में हाँ। कुछ लोग गुजरात से हैं, इसका गुजराती अनुवाद 3 साल से हुआ रखा है। मराठी वाला तो पढ़ा मैंने सोपान जी, गुजराती तो गुजराती नहीं। भी होके रखा है और एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने किया है। मराठी तो लेकिन मैंने उनका सुना है। उनका कोई 1.5 साल पहले उनका निधन हो गया, तो वो अनुवाद वैसा का वैसा रखा हुआ है। ओके। अगर आप लोगों को ये उपयोगी लगे तो जी। आप मुझे फोन पे बताएं, मैं उनका संपर्क आपको, उनकी बेटी के पास ये सब है भी। उनकी जी। बेटी बड़ौदा में प्रकाशन का काम करती है। जी, मैं आपसे कनेक्ट करूंगी इसके लिए, क्योंकि मराठी वाला तो मैंने फिर, क्योंकि वो ऑनलाइन भी मिल रहा है मराठी, तो वो तो बॉम्बे में। हाँ। मराठी नागपुर से आया है और वो करने वाले पाठक ही हैं, और पंजाबी आ गया है, गुरमुखी में आ गया है। नहीं पता। गुरमुखी में अभी 2 महीने पहले आया है। जी। वो चंडीगढ़ और एक और जगह है, मुझे उसका अभी देखिए नाम नहीं ध्यान आ रहा, वहां मैं गया भी नहीं हूं कभी, लेकिन वहां भी दोस्त बन गए हैं। तो ये अच्छी बात होती है। देखिए, किताब जब तक तैयार होती है तब तक वो लेखक की होती है। जी। जी। जब तैयार हो जाती है तो फिर पढ़ने वालों की होती है। जी। उससे अपनी मुक्ति हो जानी चाहिए। तो इसकी अगर कहीं गई है तो पढ़ने वालों की वजह से ही गई है। जी। तो अच्छे पढ़ने वाले मिले, ये भी सौभाग्य होता है। लोग कहते हैं बोलने वाले अच्छे, मैं कहता हूँ सुनने वाले तो अच्छे हों। और हर अच्छे बोलने वाले में एक अच्छा सुनने वाला होता है। जो ध्यान से सुने ना, वो ध्यान से बोल नहीं सकता। तो ये तो सौभाग्य रहा है कि कुछ बहुत अच्छे पाठक मिले हैं। क्या पता आप लोग भी उनमें से हैं। इतना अच्छा परिचय नहीं है। आज मुझे बोलना था तो मेरा काम था, लेकिन कभी आप लोग बोलेंगे तो मुझे सुनने का मौका मिलेगा। So yes, I think I really do not have too many words, but thank you very much, Sopan जी। और आपको सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो मैं इंतजार कर रही हूँ दूसरी किताबों का, या आपके जो दूसरे लेख हैं उनको किस तरह से एक्सेस करूँ, ये ढूंढना शुरू करूंगी अब, किस तरह से मैं ज्यादा एक्सेस कर सकती हूँ। Thank you so much, and some very foundational questions which has left us, thinking. Thank you so much. जी, आप सभी का आभार। आप सबको शुभकामनाएं। नमस्कार।